जय हिंद दोस्तों। जीत कामयाबी के इस प्लेटफॉर्म पे हिंदी के 20 बेहतरीन प्रश्नों को लेकर फिर मैं हाजिर हूं। आज मैं काफ़ी मेहनत किया हूं इन 20 प्रश्नों को चुनने में, जो आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा हिंदी से संबंधित आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि ये जो आज के 20 प्रश्न है, ये 20 मत समझिएगा। इसके पीछे जो विश्लेषण किया जाएगा ना, तो इसके पीछे ढेर सारे प्रश्न बन करके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो पेपर, पेन, कॉपी जो कुछ भी आपके पास लेके बैठिए। और जब मैं उसके आगे पीछे की व्याख्या करूंगा, जैसे 4 ऑप्शन होंगे, तो उस चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल जब मैं बताऊंगा तो पूरी हिंदी आपकी तैयार होगी। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे साथ हिंदी के इस सफ़र पे चलते हैं। ठीक है, और अगर जहां भी लगेगा कि कोई प्रश्न मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से बता ले गया, तो प्लीज़ उस प्रश्न के एवज में आप एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को किसी दूसरे के पास शेयर कर दीजिएगा। उस प्रश्न के लाइक, मेरे लिए नहीं, बस उस प्रश्न के लिए जो प्रश्न आपको मतलब लगेगा कि हाँ ये शानदार, ये चीज़ें मिल गई। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये 4 शब्द आपके सामने हैं, इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। मनोकामना, प्रज्वलित, निर्दयी, यथेष्ट, ये 4 शब्द दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा लाग लपेट नहीं किया जाएगा, सीधे सीधे कोशिश करूंगा कि ज़्यादा आप लोगों का टाइम ना खर्च हो। तो प्रज्वलित जो होता है इसका शुद्ध है। प्रज्वलित क्या है, इसमें शुद्ध है। अब कैसे शुद्ध है, देखिए, प्रज्वलित तो सीधे सीधे शुद्ध है, प्रधन आगे उपसर्ग लगा हुआ, प्र फिर ज्वलित लिखा हुआ है। लेकिन बात यह है कि 3 जो मनोकामना है, निर्दयी है, यथेष्ट है, ये गलत क्यों है। बात यह है ना, ये गलत क्यों है, तो देखा जाए गलत क्यों है। देखिएगा, ये जो लिखा जाता है, ये लिखा जाता है मनः कामना। ये जो होता है ना, ये मनः और कामना, मन। अब इसका रूल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अविसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि क ख को छोड़कर ग घ अंग आ जाए तो, या फिर च छ को छोड़कर ज झ इया आ जाए, तो ये विसर्ग जो है ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। य र ल व ह आ जाए तो ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन पहला और दूसरा वर्ड आ जाएगा, यानी क ख आएगा तो परिवर्तन नहीं होगा, च छ आएगा तो परिवर्तन नहीं होगा, प फ आए। इसी तरह होता है ना प्रातः काल, तो प्रातः काल पीछे से क आ रहा है तो हम हूबहू वैसे ही लिख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, पूरा का पूरा शब्द ही यही है, मनः कामना, मनोकामना शब्द नहीं होता है। अब निर्दयी नहीं लिखा जाता है, निर्दयी नहीं लिखा जाता है, पूरा शब्द क्या है, ये निर्दय है, निर्दयी नहीं होता है, निर्दय होता है। और यथेष्ट नहीं होता है, क्या होता है, यथेष्ट होता है, याद रखिएगा, ट होता है, ये शुद्ध है। बात समझ में आ गई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहा रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन घोड़े की पर्यायवाची है। ये 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं, कियोयान, रदच्छद, यातुधान और दव। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन घोड़े की पर्यायवाची है। ठीक है, तो 4 शब्द है, कियोयान, रदच्छद, यातुधान और दव। इसमें से एक कोई घोड़े की पर्यायवाची है, तो कौन सा है, वो है किवयान। किवयान जो है वो घोड़े की पर्यायवाची है। अब रदच्छद या यातुधान दव किसकी पर्यायवाची है, वो भी जान लिया जाए। तो ये जो है ये अधर की पर्यायवाची है। अधर, अधर का मतलब समझता है ना, ये होठ, होठ को अधर, ये अधर यानी होठ की पर्यायवाची है। यातुधान ये असुर यानी कि राक्षस की पर्यायवाची है। ठीक है, और दव जो है ये अग्नि या आग की पर्यायवाची है। बात समझ में आ गई। चलिए अगले प्रश्न पे चला जाए, नोट करते रहिएगा। ठीक है, खूब बढ़िया से। वि उपसर्ग का अर्थ नहीं है। उपसर्ग प्रत्यय आप लोग पढ़े होंगे। उपसर्ग प्रत्यय जब पढ़े हैं तो किसी भी शब्द के आगे, पहले, शुरू में
लग करके उसमें अगर विशेषता ला देता है या उसके अर्थ को बदल देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है, और जो बाद में पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो कह रहा है कि वी उपसर्ग का अर्थ नहीं है, 4 दिया हुआ है, और, विपरीत, अभाव और विशेष, इसमें से कोई एक है जो वी का अर्थ नहीं है, तो वो है और जो है वी का अर्थ नहीं होता है। अब वी के कितने अर्थ होते हैं देखिएगा, अलग अलग टाइम पर वी का अर्थ विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, विपरीत के लिए प्रयोग किया जाता है, अभाव के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद से अनेक के लिए प्रयोग किया जाता है, फिर इसके बाद से दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, दूसरा। ये वी के इतने अर्थ होते हैं, विशेष होता है, विपरीत होता है, अभाव होता है, अनेक होता है, दूसरा होता है, लेकिन और नहीं होता है, ठीक है। और या तक, ये आ उपसर्ग लगता है ना, तो उसका होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्न में से कौन पयोधर का अर्थ नहीं है? पयोधर एक शब्द है, पयोधर, तो पयोधर का अर्थ नहीं है, यानी कि 3 इसमें कोई होगा, इसमें से जो है 3 पयोधर के अर्थ होंगे, बाकी एक इसमें नहीं होगा। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन पयोधर का अर्थ नहीं है। तो पयोधर का अर्थ कौन नहीं है? तो कपड़ा जो है ये पयोधर का अर्थ नहीं होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा पयोधर का अर्थ होता है? इसमें बादल होता है, स्तन, पयोधर का मतलब स्तन होता है, पयोधर का मतलब बादल होता है, पयोधर का मतलब पर्वत होता है, 2 और होते हैं। पयोधर का अर्थ तालाब भी होता है, पयोधर का अर्थ तालाब भी होता है, ठीक है। पयोधर का अर्थ कसेरू भी होता है, ठीक है। इतने पयोधर के अर्थ होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं पयोधर की पर्यायवाची हो सकती है, पयोधर का अनेकार्थक, ठीक हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चला जाए। 5वां प्रश्न क्या है? लाल लाल शब्द है, लाल लाल में कौन सा समास है? लाल लाल में कौन समास है? तो लाल लाल में जो समास है वो है कर्मधारय समास। देखिए ये बी से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। लाल लाल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, ठीक है। जब समास पढ़ा जाता है तो याद रखिएगा, जब संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, जैसे गांव गांव, कदम कदम, ठीक है, या अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, या क्रिया शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, क्रिया शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, कहते हैं चलते चलते, क्रिया शब्द की पुनरावृत्ति हो गई, अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति धीरे धीरे, पल पल, संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर, तो अब उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। लेकिन जब विशेषण शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए, विशेषण विशेषता बताने वाले शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए, लाल लाल, गोल गोल, लंबा लंबा, मोटा मोटा, काला काला, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। वहां क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। बात समझ में आ गई ना? संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति होगी तब भी अव्ययी भाव समास, अव्यय शब्द की पुनरावृत्ति होगी तब भी अव्ययी भाव समास, क्रिया शब्द की पुनरावृत्ति होगी तब भी अव्ययी भाव समास, लेकिन जब विशेषण शब्दों की पुनरावृत्ति होगी तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। बात क्लियर हो गई? चलिए अच्छा, द्वंद्व समास देखिएगा, द्वंद्व कहां होता है? द्वंद्व में देखिएगा कि पुनरावृत्ति नहीं होती है, 2 बार शब्द दोनों अलग अलग, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों अलग अलग शब्द होते हैं, दोनों तरफ संज्ञा शब्द होता है और दोनों अपने अपनी जगह प्रधान होते हैं। लाल पीला हो सकता है, राजा रानी हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, भाई भाई नहीं हो जाएगा, भाई बहन होगा। बात समझ में आ गई ना? चलिए, तो ये द्वंद्व समास पहचानना आसान होता है। अब निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प चयन कीजिए। एक मुहावरा दिया गया है, बहरा सो गहरा। एक मुहावरा क्या है? बहरा सो
गहरा, ये एक मुहावरा है, आपको इसका अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें पहला ऑप्शन है बहरे लोगों का थाह नहीं मिलता, चुप रहने वाला बहुत होशियार होता है, ना सुनने का बहाना करना और हमेशा ख्यालों में डूबे रहना। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। किसके लिए? बहरा सो गहरा, तो इसका सही अर्थ है चुप रहना, चुप रहने वाला बहुत ही होशियार होता है। बहरा सो गहरा यानी कि आप जानबूझ के बहरा बने रहिए, यानी कि किसी की बात को अनसुना के तो उसका थाह नहीं मिलता, बहुत होशियार होता है। ठीक है, यहां पर सीधे सीधे बहरे लोगों का था ना, बहरे की बातें नहीं किया, बहरा सो गहरे हैं, बहरा बने रहने की बात हो रही है, यानी कि चुप रहिए, साइलेंट रहिए, बहुत लोगों की बातों को अनसुना कीजिए, तो आप अपना दिमाग लड़ा सकते हैं ज्यादा। तो चुप रहने वाला बहुत ही होशियार होता है। बात समझ आ गई? ये सेकेंड ऑप्शन इसका सही था। अगला देखा जाए, अगला कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है इतनी आलस्यता ठीक नहीं। दूसरा है मेरे सिरहाने पर बैठकर शोर मत मचाइए। तीसरा ऑप्शन है यह तो केवल आप पर ही निर्भर है। और चौथा ऑप्शन है मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। ये 4 स्टेटमेंट कहिए, वाक्य कहिए, ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा एक शुद्ध है। ठीक है, तो कौन सा एक शुद्ध है? इसमें से सी ऑप्शन सही है, यह तो केवल आप पर ही निर्भर है। बाकी तीनों गलत है। इतनी आलस्यता ठीक नहीं, मेरे सिरहाने पर बैठकर शोर मत मचाइए, मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। अब देखा जाए कि ये गलत क्यों है और क्या किया जाए कि ये सही हो जाए। तो आलस्यता यही गलत है, इतना आलस ठीक नहीं। यहां पर क्या रहेगा? इतना आलस ठीक नहीं, मेरे सिरहाने पर बैठकर शोर मत मचाइए। ये जो लिखा है तो ये होगा मेरे सिरहाने बैठकर, ये पर नहीं रहेगा। सिरहाने ऑलरेडी एक स्थान का नाम है, जहां सर रखा जाता है उस स्थान का नाम है सिरहाने, उसको सिरहाना कहा जाता है। तो सिरहाने बैठकर शोर मत मचाइए, यहां पर नहीं रहेगा, पर अनावश्यक जोड़ा गया है, इसीलिए यह जो वाक्य है व्याकरण की कसौटी पर गलत हो गया है। अनावश्यक किसी चीज को, देखिए वाक्य हिंदी में शुद्धि अशुद्धि इसीलिए पढ़ाया जाता है, जबरदस्ती किसी शब्द को ना तो ठूसा जा सकता उसमें और ना ही अपने हिसाब से उसमें कुछ लगाए। सब एक व्याकरण है, व्याकरण की एक कसौटी है अपनी। आपको पता है ना कि स्वर अगर इतने होते हैं तो होते हैं, उसमें हम जबरदस्ती किसी स्वर की संख्या नहीं बढ़ा सकते। क्रिया होती है तो होती है, वाच्य होते हैं तो होते हैं, उसमें अपने पास से ना मिला सकते हैं ना उसमें से निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह से आइए, मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, मुझे अनेक पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, बहुत नहीं अनेक, मुझे अनेक पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्रिया की कौन सी अवस्था नहीं होती है? क्रिया की कुछ अवस्थाएं होती होंगी, इसमें से पूछा जा रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है इसमें क्रिया की कौन सी अवस्था नहीं होती है, ये आपको बताना है। तो इसमें से क्रिया की ये अवस्था नहीं है ना, ये अवस्था नहीं है, क्रिया की अवस्था नहीं होती। क्रिया की 3 ही अवस्था होती है। कौन कौन? सामान्य अवस्था, विधि अवस्था और संभाव्य अवस्था। अवस्था के आधार पर क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, सामान्य अवस्था, विधि अवस्था और संभाव्य अवस्था। बात समझ में आ गई? ये जो प्रश्नावस्था की बात कर रहा है, प्रश्नावस्था की बात कर रहा है, तो इसमें आज्ञा, प्रार्थना और प्रश्न, ये विधि है ना, इसी में आज्ञा भी समाहित होगा और इसी में प्रार्थना, ठीक है, और प्रश्न के भाव ऑलरेडी विधि में समाहित हैं। ठीक, अनुमान, इच्छा और संदेह, ये अगर बात किया जाए तो अनुमान, इच्छा और संदेह ये ऑलरेडी संभाव्य में समाहित होता है।
कुल मिला के आप समझ गए कि क्रिया की 3 ही अवस्था होती है, सामान्य अवस्था, विधि अवस्था और संभाव्य अवस्था। अलग से प्रश्न या प्रार्थना या आज्ञा या अलग से कोई अवस्था नहीं होती है, वो ऑलरेडी विधि में समाहित है। अलग से अनुमान, इच्छा और संदेह कोई अवस्था नहीं होती है, वो ऑलरेडी संभाव्य में समाहित है। चलिए अगले प्रश्न पे। और अगर फिर कह रहा हूं कि अगर ये प्रश्न आपको लगता है कि मेरी कोशिश आपके फायदे के लायक हुई है तो प्लीज दूसरे के पास शेयर कर दे इस वीडियो को और बताइए कि प्रश्न अच्छे हैं। ठीक है, चलिए। कौन सा विलोम युग्म सही है? कौन सा विलोम युग्म सही है? मतलब ये जो शब्द दिए गए हैं ये दोनों आपस में विलोम हैं, तो अगर ऐसा है तो सही है, बाकी से गलत हो। तो शुद्ध का विलोम विशुद्ध, अभिज्ञ का विलोम भिज्ञ, छत का विलोम विक्षत और क्षम का विलोम अक्षम। इसमें से कोई एक ही सही है, बाकी 3 गलत हैं। तो कौन सा सही है? तो देखिए ये क्षम का विलोम अक्षम यही सही है, बाकी तीनों गलत हैं। शुद्ध का विशुद्ध दोनों समानार्थी हैं, दोनों एक ही है, चाहे शुद्ध कहिए चाहे विशुद्ध कहिए। अभी थोड़ी देर पहले वी का उपसर्ग बता रहा था ना, वी उपसर्ग के कितने अर्थ होते हैं। तो एक उसमें आया था विशेष, तो शुद्ध के आगे वी लगा दीजिए, विशुद्ध यानी मतलब 24 कैरेट का शुद्ध हो गया। वो ऑलरेडी शुद्ध तो था ही, वी लगा दिए 24 कैरेट वाला शुद्ध हो गया। वो दोनों एक समानार्थियों का विलोम नहीं हो गया। फिर उसके बाद से था अभिज्ञ का भिज्ञ, नहीं, अभिज्ञ का क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। भिज्ञ कोई शब्द नहीं होता है। हालांकि बहुत सारी किताबें ऐसी हैं कि जो भिज्ञ शब्द को मान्यता देती हैं, कहती हैं कि भिज्ञ शब्द होता है, लेकिन फिर भी अगर वो कहती भी हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए उस किताब की बात ही मान लीजिए, हो सकता है आप भी कहीं पढ़े होंगे भिज्ञ का मतलब। तो जो भिज्ञ का जो मतलब आप पढ़े होंगे, तो भिज्ञ और अभिज्ञ कम से कम वो किताबें दोनों को एक समानार्थी तो मानती हैं। तो अगर मैं उस किताब की बात ही मान लिया तो दोनों एक ही शब्द होते हैं। ठीक है, वो कम से कम वो किताब इतनी तो बात लिखती हैं। तो इनका विलोम जो होता है वो अनभिज्ञ होता है, यानी भिज्ञ और अभिज्ञ उस किताब की ही बात मान लिया जाए तो भिज्ञ और अभिज्ञ दोनों एक ही है और इसका विलोम हो गया अनभिज्ञ। छत और विक्षत ये दोनों समानार्थी, यही वी वाला उपसर्ग का मामला है। ठीक है, छत और विक्षत दोनों समानार्थी हैं, क्षम का अक्षम होता है। अगला प्रश्न, कलेवर किसका पर्यायवाची शब्द है? कलेवर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो कलेवर मतलब काया होता है। काया मतलब ये शरीर, जो शरीर का ये ढांचा आकार है ना, इसे कलेवर कहा जाता है। तो कलेवर का मतलब क्या होता है? काया होता है। पृथ्वी, देवांगना और हुताशन नहीं होता है। चलिए अगला, बेगम किस भाषा का शब्द है? बेगम 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 किस भाषा का शब्द है? बताइए किस भाषा का शब्द है? अरबी का है, फारसी का है, तुर्की का है या पुर्तगाली का है? तो ये जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। बेगम किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। शाह, अदालत, कैंची, लिखते हैं ना शाह, फिर लिखते हैं अदालत, और एक और शब्द है कैंची, और बहुत ही लाजवाब शब्द उर्दू। ये कुछ बड़े ही फेमस शब्द हैं, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। देखिए उर्दू का नहीं है, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, उर्दू जो शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है, तो उर्दू में चिपका दिया। बात समझ में आ गई? तो ये बेगम, शाह और बेगम, वाह, दोनों किसके हैं? ये तुर्की भाषा का शब्द है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? नाटक है, बताना है आपको, नाटक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने ढेर सारी रचनाएं की, उसमें से कुछ नाटक है, कुछ उनकी यात्रा वृत्तांत है, ठीक, कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, कुछ निबंध हैं। बात समझ में आ गई ना? तो आपको इसमें यही बताना है कि इसमें से कौन सा एक नाटक विधा में लिखा गया है, नाटक है। तो कर्पूर मंजरी जो है वो नाटक है। मेहदावल की यात्रा, ये जो है यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, सुलोचना और नाटक ये निबंध है। याद रखिएगा, ये जो नाटक लिखा है ना, ये उनके एक निबंध की
निबंध का शीर्षक है। नाटक नाम से उन्होंने निबंध लिखा हुआ नाटक पर, बात समझ में आ गई। जबकि कर्पूर मंजरी वो नाटक विधा में लिखा गया है। तो ये ही बड़ा शानदार प्रश्न है, और अगर आपको लगता है कि ये अच्छे प्रश्न हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा और शेयर कर दिया कीजिएगा। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? ये तो बड़ी बढ़िया प्रश्न है और आप लोग रट्टा भी मारे होंगे। ठीक है, महादेव वर्मा की रचना है स्मृति की रेखाएं। अगला प्रश्न है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो आप बताइए। उसे कहा जाता है हरावल। उसे क्या कहा जाता है? हरावल कहा जाता है। उसे रंगरूट नहीं कहा जाता है, उसे छावनी नहीं कहा जाता है, उसे संहारक नहीं कहा जाता है। रंगरूट किसे कहा जाता है? रंगरूट कहा जाता है जो सेना में नए जवान शामिल होते हैं, उस नए जवान को, नए उम्र के जो लड़के जो शामिल होते हैं ना सेना में या पुलिस में, उसे रंगरूट कहा जाता है। ठीक, छावनी सेना का स्थान जहां सेना जहां अपना कैंप लगाती है, सेना जहां ठहरती है उस स्थान को छावनी कहा जाता है। और संहार करने वाले को संहारक कहा जाता है, जबकि सेना का वो भाग जो आगे आगे चल रहा होता है उसे हरावल कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, यथोचित में कौन सी संधि है? यथोचित में कौन सी संधि है? यथोचित, यथा धन उचित, यथा धन उचित, यथाधन उचित हो जाएगा यथोचित। तो कौन सी संधि है यथोचित? अ प्लस उ बराबर ओ बन रहा है यथोचित। य था, तो इसमें क्या है? आ की मात्रा है और आ की मात्रा पीछे से आ रहा है उ, तो दोनों मिलके हो जाएंगे ओ। तो यथोचित ये कौन सा संधि हो जाएगी? गुणस्वर संधि। गुणस्वर संधि में कहता है कि अ या आ में उ या उ के जुड़ने से सदैव ओ होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? मौलिक सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो मौलिक सार्वनामिक जो विशेषण होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर 4 प्रकार कौन कौन? 4 प्रकार के अगर होते हैं तो कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार? तो 4 प्रकार देखिएगा कौन कौन से होते हैं। सार्वनामिक विशेषण हमेशा सर्वनाम शब्द से बना होता है। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार। कौन कौन? तो एक होता है पुरुषवाचक, ठीक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। ये सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। अब ये पूछ रहा है कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण, तो याद रखिएगा कि किस सर्वनाम शब्द से सर्वनामिक विशेषण बन सकता है। तो जब बात विशेषण की आएगी तो याद रखिएगा 2 ऐसे सर्वनाम हैं जिससे विशेषण नहीं बनता है। कौन कौन? तो दो वो हैं कौन कौन? तो वो 2 हैं पुरुषवाचक, पुरुषवाचक से नहीं बनता है। फिर एक और कौन है? निजवाचक, तो निजवाचक से नहीं बनता है। बाकी इन 4 से बनता है। कौन कौन बनता है? तो देखिएगा कौन कौन बनता है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। यही 4 ऐसे हैं जिसे सार्वनामिक विशेषण बनाया जा सकता है। ये मूल सर्वनाम है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया 4। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस वाक्य में कल शब्द क्या है? इस वाक्य में ये जो कल शब्द है ये क्या है? कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कल शब्द क्या है? ये नामपद है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है, ये काल है। बड़ा आसान है, ये काल समय को बता रहा ना, कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। हम समय की ही तो बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? काल है। बड़ा आसान था, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था कि जो विश्लेषण करना पड़े। स्वयं में उपसर्ग है।
अगला प्रश्न, ये बढ़िया प्रश्न है, ये शानदार प्रश्न है। स्वयं शब्द लिखा जाए ना तो स्वयं में उपसर्ग है। पहली बात तो बहुत सारे लोग यही जानते ही नहीं होंगे कि स्वयं शब्द में उपसर्ग भी लगा हुआ है। बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं होंगे, सबको लगता होगा स्वयं अपने आप में पूरा का पूरा शब्द है, लेकिन नहीं, स्वयं अपने आप में पूरा शब्द नहीं है। उसमें क्या लिखा गया है? अयम है। मूल शब्द क्या है? इसका जो मूल शब्द है वो मूल शब्द क्या है? अयम है। ठीक, अब इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है? इसमें उपसर्ग लगा हुआ है सु। इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है? सु। इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है, सुधन अयम बराबर स्वयं हो जाता है। ठीक है, अगला चलते हैं, देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में भाषा नित्य नवीन शब्दों से समृद्ध हो रही है। ये तो आप लोग भर ही लेंगे, कोई बहुत कठिन नहीं है। ठीक, और आज का आखिरी प्रश्न, प्रदूषण की समस्या आज सारे विश्व के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। अब आप बताइए, इन 20 प्रश्नों में क्या आपको लगता है कि मेरी मेहनत कामयाब हुई होगी? और अगर हुई होगी तो प्लीज़ इतनी उम्मीद तो आपसे कर ही सकता हूं कि इस वीडियो को दूसरे के पास शेयर कीजिए। देखिए, आप जब थोड़ा सा मेरा एक इस तरह से सपोर्ट करेंगे, दूसरे के पास शेयर करेंगे, तो जब दूसरे के पास शेयर करेंगे तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट मिलेगा, मैं वादा करता हूँ कि आपके साथ मैं खड़ा रहूँगा। ठीक है, और ख़ास तौर से बात जब हिंदी की आएगी ना, तो हिंदी में तो मैं आपकी नैया पार करा दूँगा। ठीक है, तो चलें, मिलते हैं फिर कल ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन 20 प्रश्नों के साथ। तब तक आप मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय बाय।